Good morning, students. Now here we are on structure of atom, lecture 4. In this lecture, we'll discuss about spectrum and Bohr's atomic model. In previous portion of this chapter, we had discussed about dual nature of electromagnetic radiation, in which some phenomena we had already learned in previous classes based on wave nature of electromagnetic radiation or light. But in this chapter we had discussed some phenomena that are actually based on or can be explained on the basis of particle nature of light. Here we are moving on spectrum of the spectrum actually, and afterward we'll discuss Bohr's atomic model, which is very important, right? Now, so this is these lines suggested by Planck's. This is called evidence for the quantized electronic levels, atomic spectrum. Planck's these lines I already discussed with you, right? Planck suggested that the energy can take one or of the values from the following set. जो given values हैं उनमें से energy किसी एक set की हो सकती है, यानी it means it must be integral multiple of h nu. आप तक जो भी लाइट आ रही है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी. आपको कोई फ्रैक्शन ऑफ फोटोन नहीं मिल सकता, या तो 2 फोटोन होगा या 3 फोटोन होगा, कभी फ्रैक्शंस ऑफ फोटोन नहीं होंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्वांटाइजेशन का. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी डिस्क्राइबिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा दैट वी मस्ट नो what is absorption and emission also. Here we are spectrum. Simply अगर हम कहें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, बट इट इज स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली वेरी ब्रॉड टर्म. सिंपली जैसे हम रेनबो देखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, अ कलर फॉर्म्ड, अ कंटिन्यूम ऑफ कलर फॉर्म्ड where a beam of white light is dispersed so that its component of wavelength are arranged in the order. Dispersion actually it means splitting of radiations, splitting of electromagnetic radiation into various light. The sunlight come to us from sun consists 3 different radiations. One is that infrared, other one is ultraviolet, and one is visible, right? So infrared और ultraviolet भी हम देख सकते हैं और वो पूरा सन का स्पेक्ट्रम कहलाएगा, राइट? बट सिंपली कलर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? विजिबल में, इसलिए जनरल कह दिया कि विजिबल रेज की बात हो गई. अदरवाइज स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली कंटिन्यूम ऑफ radiation observed on screen is called electromagnetic is called spectrum. Radiations जो हमें देखने को मिलते हैं विजिबल में, हमें कलर के फॉर्म में आसानी से देखते हैं. बाकी केसेस में भी बाकी अलग कंडीशंस होती हैं, वहां पर भी हम देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. वी कैन सी all the spectrum are classified into 3 types. One is called continuous spectrum. It means whatever light is coming from any surface, complete light A to Z आपको देखने को मिलनी चाहिए. यानी simply we can say white light जो है, every color, every radiation is there. It means that is a white light. For example, for white light अगर सारे कलर हैं VI, VG, YOR तक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका डिस्पर्सन जो है वो कम होता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका डिस्पर्सन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो जिसका डिस्पर्सन कम होता है वो ऊपर देखने को मिलता है, जिसका ज़्यादा होता है वो नीचे देखने को मिलता है, राइट? सो डिस्पर्सन, तो हम रेड लाइट का डिस्पर्सन कम होता है लेकिन सारे कलर देखने को मिलते हैं. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम.
The spectrum of radiation emitted by substance that has absorbed the energy is called emission spectrum. For example, आपने किसी सब्सटेंस को बर्न किया, किसी सब्सटेंस को हीट किया और उस सब्सटेंस से फिर आप एनर्जी ले रहे हो, उस सब्सटेंस से जो रेडिएशन आ रहा है, जो अगर मान लीजिए हमने हीटर ऑन किया, तो हीटर के जो रेडिएशन आ रहे हैं, उन रेडिएशन को अगर हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेंगे, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास करेंगे, तो जो उस रेडिएशंस में होगा वही आपको दिखेगा, जो कलर उसमें होंगे वही आपको दिखेंगे। बाकी पूरा पोर्शन जो है वो कैसा रहेगा, ब्लैक। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लाइंस ही हैं बस। अगर आपको याद होगा, येलो कलर के जो बल्ब होते थे वो सोडियम बल्ब कहलाते थे, हैलोजन्स होते हैं तो सोडियम हैलोजन कहलाते थे, और अगर उनके रेडिएशंस को आप पास करें तो उस पूरे ब्लैक ग्राउंड में केवल आपको ये येलो लाइट बस देखने को मिलेगी और कुछ भी नहीं, एक केवल लाइन देखने को मिलती। सो दैट रेडिएशन कमिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर पासिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग we would get emission spectrum. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटर, एक डिफ्रैक्शन डिफर करने के लिए जो हम बहुत बढ़िया मटेरियल जानते हैं, प्रिज्म, वी नो वेरी वेल, बट फॉर वेरियस रेडिएशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होते हैं अलग अलग तरीके के, और वो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे हम बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। The third is the continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The spectrum is formed is known as absorption spectrum. कोई रेडिएशन आते हैं, उन्हें पहले किसी ऑब्जेक्ट से पास कराइए और उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास कराइए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी हियर द कोल्ड गैस, ऑब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए, कोल्ड गैस से पास कराया, तो इससे जो आने वाले रेडिएशन से कुछ रेडिएशन यहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो रेडिएशन यहां एब्जॉर्ब होंगे, बाकी तो पूरा कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम की तरह ही होगा, लेकिन जो रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हो गए उन जगह पर एक ब्लैक लाइन हमें देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत सारे, देयर आर मैनी एलिमेंट्स आर देयर जिनको स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम के थ्रू, बिकॉज व्हाट हैपन कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट से आने वाला स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ ज़्यादा होता है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आने वाला स्पेक्ट्रम एक फिंगर प्रिंटिंग की तरह काम करता है, और उसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होती है, आपको जो मैंने यहाँ सिंपल डिज़ाइन किया हुआ है, अगर हमें इसका ब्रॉड फॉर्म आपसे शेयर करूँ तो ये ब्रॉड फॉर्म वैसा ही होता है जो मैं बहुत पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइक दिस पूरा। अब यहाँ से अगर कोई भी लाइन गिविंग है, कोई भी लाइन मिसिंग है, तो वो लाइन उस सब्सटेंस का अपना एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम कहला सकता है। और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से आने वाले स्पेक्ट्रम में वो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो एक फिंगर प्रिंटिंग भी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं और उस तरीके से उसे वर्क करा सकते हैं। सो वेरी यूजफुल इट इज। नाउ हियर I don't know why it is, मैंने थोड़ा सा इसे एडिट कर दिया था, बट आई एम लुकिंग इट अगेन। सो क्या होता है, जो कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, स्पेक्ट्रम को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन, जो पहली जो क्लास होती है, दैट इज व्हाट इज दैट इज टर्म्ड एज, जो पहली क्लास हम जिसे कह सकते हैं वो क्या होगी, पहली क्लास जिसे हम कह सकते हैं वो हमारी देखने को मिलेगी कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम की। पहली क्लास जो हमें देखने को मिलेगी, यानी हमने एमिशन स्पेक्ट्रम एक हो गया हमारा, दूसरा क्या था हमारा जो है वो एक हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड हमारा क्या हो गया, सेकंड हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और थर्ड जो हमारा है जिसे हमें यहाँ कंसीडर करना चाहिए, एक लेट मी सी अगेन, मैं चेक करता हूँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, मैंने इसे ठीक किया था बट आई कुडंट सी हियर, वेट फॉर अ मिनट, नाउ यू कैन सी, है ना। सो इट इज वेरी मच क्लियर नाउ, है ना। सो द स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड इनटू एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, और एक और होता है कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम, जिसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
or also classified into two type of spectrum, line spectrum which is also called atomic spectrum। जब किसी एलिमेंट से एलिमेंट्स के वेपर्स हमको मिलते हैं तो कुछ लाइंस देखने को मिलती है, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हमें मॉलिक्यूल से के वेपर से हम एमिशन लेते हैं तो हमें कुछ बैंड देखने को मिलते हैं, यानी लाइन जो होती है थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, विड्थ बढ़ जाती है, तो बैंड कहला जाते हैं, और उस कंडीशन में वो बैंड स्पेक्ट्रम कहला जाते हैं। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, बट लाइन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। यू कैन अंडरस्टैंड इट इज, है ना। ये देखिए, अगर हमने ये एक कंडीशन देखी है तो लाइन कहाँ फिनिश हो रही है, एग्जैक्टली लाइन की विड्थ कितनी है वो पहचानना थोड़ा मुश्किल है। अदर देन यहाँ देखें तो कुछ और है ही नहीं, तो हम आसानी से उसकी विड्थ फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो लाइन और बैंड दो तरह के स्पेक्ट्रम की बात होती है, और एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको शायद आई थिंक आसानी से समझ में आ गया होगा। हॉट ऑब्जेक्ट उससे आने वाला, पहले हॉट ऑब्जेक्ट को हमने पहले ऐसा नहीं, देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। अदरवाइज आप देखो लाइट सीधी पास कर दीजिए, सीधा स्पेक्ट्रम ले लीजिए। इसमें क्या क्या किया गया कि इस ऑब्जेक्ट को पहले रेडिएट करके गर्म किया गया, और उसके बाद उसको लाके डिफ्रैक्टिंग पैटर्न पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे रख दिया गया। और इसमें क्या है, उसी समय लाइट को इसमें से पास करके और डायरेक्ट जो लाइट आ रही है ना उसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये फर्क है। बाकी की कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब जो उस लाइट में है वो एज इट इज आपको मिल रहा है, दिस इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सो जब हमें एटम से एलिमेंट से स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जब हमें मॉलिक्यूल से स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज टर्म्ड एज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम। सिमिलर केस फॉर लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन आल्सो। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। When the spectrum of white light the spectrum of radiation emitted by substance that has absorbed energy is called emission spectrum. The continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The spectrum formed is termed as absorption spectrum. I think it is very much clear now. Okay, so this is all about spectrum, and here now we are on Bohr's model for hydrogen atom. Very famous Bohr's model it is, very famous atomic model it is, and I can say कि after why it is for hydrogen atom, because हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही ये दिया गया है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के ऊपर ही इसके क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं। हाइड्रोजन लाइक इट मीन्स दोज हैविंग आयंस, if it is not hydrogen तो ions those having only one electron. So we can say He plus, we can say Li2 plus, we can say Be3 plus, but not HeLiBe. For HeLiBe this model is not applicable, remember it. So for it is hydrogen atom or hydrogen like, right. The first statement of Bohr's model is electron in hydrogen atom or hydrogen like atom is revolved around the nucleus on some fixed circular path. This path have fixed energy and fixed radius, right. These paths are also termed as stationary or states or allowed energy states. Actually, according to Bohr's model, there are infinite number of circular paths possible, but electron revolve in some orbits for them. For those orbits, electron revolve in those orbits only for which their radius, their energy and radius is fixed. और उन्हें stationary states कहते हैं। concentrically ये होते हैं। Okay. As I said already, the energy of electron in orbit does not change with time. टाइम के साथ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो चेंज नहीं होती। इट इज डिफरेंट थिंग, यू कैन सी, शायद क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने बनाया, माई ड्राइंग इज ऐसी है, ठीक है, हंसिएगा मत। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, अगर बाहर से आपने किसी एटम को, किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं तो वो जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके चला जाता है। कुछ समय बाद वो वापस भी आता है। जब वो जंप करके जाता है तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है,
ओके, और जब वो वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। अब इट्स अप टू यू कि आपने क्या किया है। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो जो भी लाइट रेडिएशन आपने दिए, कुछ रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी रेडिएशन आगे चले गए। और एमिशन स्पेक्ट्रम जो आप लेते हैं तो यहीं से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, इन्हीं रेडिएशन को आपको जो है एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, इन्हीं रेडिएशन को आप चेक करेंगे। सो रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो बनता है दैट इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ट्रांजिशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब डेल्टा ई, E2 माइनस E3, E4 माइनस, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मैंने यहां पर शो किया कि इलेक्ट्रॉन E1 से E4 में जा रहा है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, E4 माइनस E1, जो वापस आया, ठीक है। और जब गया तो E1 माइनस E4, जब जा रहा है तो अब आप किसी E4 माइनस E1 को ही फॉलो कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में मूव करता है तो इन दैट केस इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी विल बी पॉजिटिव, and when it comes from E4 to minus E1, it release energy, and when it release energy that will be exothermic, so that will be negative। तो आप ऐसे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। Is it okay? And one more important statement is there, the angular momentum of an electron is quantized। Electron can revolve in those orbits only for which angular momentum is quantized। What is angular momentum? Angular momentum is product of momentum, ट्रांसलेशनल मोमेंटम जो हमने पढ़ा हुआ है, इनटू आर। मोमेंटम और आर का प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम, राइट। एंड इट इज क्वांटाइज्ड मींस कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो NH/2π और उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वैल्यू यू कैन सी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लाइक होना चाहिए, जो है वो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू n की नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π, NH/2π। इट इज अगर मैं इसे और आगे एक्सप्लेन करूं तो एक बहुत ब्रॉड केस बनता है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज जरूर एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं जरूर शेयर करूंगा आज ही। ओके, सो दिस इज अबाउट द बोर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, right? Now here we are on calculation given by some Bohr's calculation given in Bohr's theory. Okay, so the first point is stationary orbit for electrons are numbered n is equal to 1 2 3 4 5। वैसे बोर ने ही पहले 1 2 3 4 को K L M और N नाम दिया था, और मैंने वही 4 बनाने की कोशिश भी की। 1 2 3 4 4 जो नाम दिए गए थे वो K1 को K, 2 को L, 3 को M और 4th को N नाम दिया, K L M N, राइट। उसके बाद उनको ABCD नहीं आती थी। ओके, सो उन्होंने आगे के नंबर्स को 1 2, फिर बाद में क्या होगा, फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा ABCD तो आती नहीं, बट उनको नंबरिंग आती थी, तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके फिनिश कर दिया। ओके, नाउ द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ बोर्स ऑर्बिट, stationary states of Bohr's orbit or Bohr's orbit are expressed as n square a naught upon z, Rn is equal to n square a naught upon z, and a naught is equal to 52.9 picometer। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, आई विल डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उन्हें ही बताऊंगा या उनको ही इस पे कंसर्न की जरूरत है जो जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, बाकी वो याद कर लीजिए, इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सो लेट्स सी। जैसे मुझसे कहा कि भाई बताइए मुझे कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, जैसे एक आ जाता है व्हाट विल बी दी रेडियस ऑफ, टीचर हमेशा आसान क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, रेडियस ऑफ फोर्थ बोर्स रेडियस, बोर के फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ बोर्स ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। अगर कुछ मेंशन नहीं गया, किसी एलिमेंट का नाम नहीं दिया गया, तो आपको हाइड्रोजन कंसीडर करना है, तो आपको सीधे फॉर्मूला उठाना है, रेडियस ऑफ फोर्थ इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट अपॉन z,
n स्क्वायर ए नॉट अपॉन z, ठीक है। बट इफ इट इज फॉर हाइड्रोजन, z इज एटॉमिक नंबर, z इज व्हाट, z इज एटॉमिक नंबर, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और n इज एज आई ऑलरेडी n इज ऑर्बिट नंबर, तो z तो ऑब्वियसली 1 हो गया, तो z हट गया। अब हमारे पास n क्या हो गया, सो n हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर इंटू ए नॉट विच इज 52.9 पिकोमीटर, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 52.9 पिकोमीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और कभी आपसे कहते हैं कि भाई इसकी रेडियस इतनी है, ये इस ऑर्बिट में है, तो ये उस ऑर्बिट में होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो ऐसे कंपैरिजन के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप Rn1 Rn2 जो भी आपको बोला गया है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, और अगर अलग अलग एटम्स का बोला गया है या आयंस का बोला गया है तो आप वहाँ Z2 अपॉन Z1 भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए आप इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, आई एम सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो शायद आपको थोड़ा सा पोर्शन अंदर का दिखा नहीं होगा, वैसे वहाँ कुछ लिखा नहीं है, व्हाट विल बी द रेडियस, राइट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड इफ, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, इफ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ helium plus 1 ion is x, okay, then find radius of second orbit of beryllium 2 plus ion। अब देखिए He प्लस क्यों लिखा, क्योंकि He2 जो He होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम दो इलेक्ट्रॉन के लिए तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो He प्लस लिखा क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम में 3 प्लस लिखना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 3 प्लस पे एप्लीकेबल होगा। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, यू अप्लाई दैट फॉर्मूला। एक का फोर्थ ऑर्बिट लिया है तो R4 लिख दीजिए, दूसरे का सेकेंड ऑर्बिट लिख लीजिए, या तो वैसे कर सकते हैं, या आप He प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या आपको क्या करना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा RB3 प्लस, एंड द फॉर्मूला इज, आप देख सकते हैं R1 R2 आपने लिखा हुआ n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, तो 1 आपने अगर R1 इसको लिखा हुआ है तो उसे भी लिख लीजिए, R कि कितना है फोर्थ ऑर्बिट बोला गया तो फोर्थ कर दीजिए, है ना, और इसका कितना ऑर्बिट बोला गया है, इसका कितना ऑर्बिट बोला गया सेकंड ऑर्बिट, तो इसे कर लीजिए। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मेरा तरीका ये है। और दूसरा एटॉमिक नंबर किसका लेना है भाई, तो सेकंड वाला जो है Z2 ऊपर होता है ना, इसमें B3 प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा Z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा He प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, तो He प्लस का दिया हुआ है x, ठीक है, और B3 प्लस का आपको निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा n4, तो n4 यानी 4 का स्क्वायर, और n2 यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल इंटू ZBE3 प्लस, तो ZBE3 प्लस की वैल्यू, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, डिवाइडेड बाय जो है वो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया x, आप सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 16 और 4, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, नहीं तो मैं सॉल्व कर, चलिए मैं सॉल्व फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाय RBE3 प्लस इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ये 8 और ये 2 है ना, ये 8 और 2 है ना, अल्टीमेटली ये 8 2, सो ये हो जाएगा 8, यानी BE3 प्लस विल बी x बाय 8, x की अगर वैल्यू की वैल्यू, वैसे नहीं तो हमारा आंसर आ गया। इज इट सो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आई थिंक वेरी मच क्लियर कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो 2 फॉर्मूले यही बन जाते हैं, एक ये बन जाता है और एक ये बन जाता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। Okay, so this is we can calculate everything about Bohr's orbit, but I'm here again showing all those relation. This is complete derivation for calculation of Bohr's orbit radius. ये है complete formula। और तो 529 कैसे आया, तो 529 में हमने क्या किया, जैसे H की वैल्यू हमें पता होती है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, M ऑफ इलेक्ट्रॉन, M फॉर इलेक्ट्रॉन हमें पता है,
के की वैल्यू आप 12th में आते ही समझ जाएंगे। के एक जो है वो कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर यूज होता है। इसकी वैल्यू 9 होती है। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, और अगर पिकोमीटर में रखना है तो ऑब्वियसली इन सब की वैल्यू मीटर में आएगी, तो वो आएगी 52.9 10⁻12। तो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया पिकोमीटर में। सो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। इज इट ओके? सो आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ये जानना कि वो कैसे आया। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स दिस एक्सप्रेशन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई थिंक इन स्कूल एग्जामिनेशन ऑल्सो, लेकिन शायद स्कूल में नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेशन ये दिया ही नहीं है आपकी बुक में। एनीवेज, now the second is the energy of its stationary state और Bohr's state। stationary state और Bohr's state की एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है RH/Z²/n²। दिस RH इज इक्वल टू, अगर हम एनर्जी के टर्म में ले रहे हैं, वैसे RH इस टर्म में भी डिफाइन किया जाता है और वो मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन हम एनर्जी के लिए ले रहे हैं तो RH विल बी 2.18 × 10⁻18 जूल और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिपेंड करता है कि आपको किस में पूछा गया है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेट। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तो हमें शायद समझ में आ जाएगा हमें कैसे उसे अप्लाई करना है। ओके, लेट्स सी। सो अभी क्या हुआ कि अपने को क्या करना है, इसमें हमें मान लीजिए फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेड स्टेट मुझे याद आ गया तो मैं यहां शेयर कर लेता हूं। जैसे क्या है, अब ये न्यूक्लियस है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और 5 6 7 तक तो अपन पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है मान लीजिए, तो ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। ये कैसी स्टेट है इसकी? ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां आएगा तो ये यहां से यहां, ये इसकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रही बात आपको? तो जब एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 ये है। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहा गया, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। एक ऐड कर देना। ठीक है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर्स एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? तो एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एनर्जी हो जाएगी, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी E4 हो गया, RH की वैल्यू कितनी होगी? 2.18 × 10⁻18। अगर कुछ गिवन नहीं है तो वी कंसीडर हाइड्रोजन, सो ऑब्वियसली हमें Z की जरूरत ही नहीं है, तो Z1 का स्क्वायर हो जाएगा या Z1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सो विच इज गिवन 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब ये जूल में मिल जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो अगेन आपको इसे सॉल्व करना होगा। 13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। और कभी एक से दूसरे को कंपेयर करने की बात चल रही हो तो उस कंडीशन में क्या कर लेना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में E1/E2 या जो भी आपको नंबर दिया गया है इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन अपन फटाफट इसको छोटू सा क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं और क्वेश्चन अपन शेयर कर लेते हैं कि फाइंड इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in third Bohr's orbit of hydrogen, Bohr's orbit of hydrogen is x, then find energy of electron
in second Bohr's orbit of He plus. ओके, सो पहले वाले का मिल गया x, दूसरे का हमें निकालना है Z1। पहले वाले का कितना है भाई, पहला वाला हाइड्रोजन है तो 1, सेकंड वाला हीलियम है तो 2 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर नंबर, पहले वाले में कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, तो N2 है तो दूसरे वाले का पहले लेना तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो इस तरीके से हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी भी पता चल गई, एंड ये वैल्यू आई कहां से, सो आई एम अगेन शोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट ऑल्सो। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर मैंने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिया है। काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू होती है। अब टोटल एनर्जी ये होती है, और वहां जो हम बता रहे हैं, जो हमने शेयर किया है यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। अब यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है और इतनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन, बहुत सारे अच्छी तरह के जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और पूछे गए हैं, एडवांस तक में पूछे गए, इसलिए मैंने ये शेयर किया है, क्योंकि एटलीस्ट जब आप वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो ब्लैंक ना रखो आप, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप ये सुने ध्यान से, मैं लिख दिया होगा तो आप सुनते नहीं। यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो वो वैल्यू होती है, अगर दोनों को सम कर दिया जाए तो ये आपको टोटल एनर्जी देखने को मिलेगी, जो मैंने हर जगह पर नेगेटिव ही शेयर की है। यू कैन सी हियर, इज इट ओके नाउ? आई थिंक वेरी मच क्लियर इट इज कि कैसे ये आया, कैसे ये रिलेशन आए, सबके लिए आप देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है तो 2.18 का 2 हो जाएगा, यानी 4.36, या 13.6 का इंटू 2 हो जाएगा, यानी 27.2। काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा बट प्लस में रहेगा, जितनी वैल्यू उतना ही रहेगा बट प्लस में रहेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे जैसे यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन, इसकी आप एनर्जी निकालें तो 13.6 में, अगर इलेक्ट्रॉन में वोल्ट में बताऊँ, दूसरे में जब जाएंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर बाय द सेम फॉर्मूला है ना, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो हमें कितनी मिलेगी वो 3.4। फिर 13.6 और 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो 1.57। तो इस तरह से हर ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल सकते हैं। 16 करेंगे तो 0.85 आएगा, ये 4 की तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं वो सभी माइनस में। इसका मतलब है ये -13.6 और -0.85। इसका मतलब जैसे हम यहाँ से दूर जाते हैं, जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ रही होती है। और जब इनफाइनाइट पर, जहाँ पर ये ख़त्म होते हैं, इनफाइनाइट पर हम कहते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, और इनफाइनाइट पर जाने पर ये एनर्जी 0 हो जाती है। इट नेवर बी पॉजिटिव, रिमेंबर, टोटल एनर्जी, बिकॉज इफ इट इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट एटम इज अनस्टेबल। टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेन पार्ट है टोटल एनर्जी का, वो कहाँ से आता है, पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है सिस्टम अनस्टेबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट नाउ, एज आई ऑलरेडी सेड, बोर थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो मैंने पहले ही बता दिया कि बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयन। ट्रांजिशन एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट, what is transition energy? As I said earlier, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो लोअर एनर्जी से, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, एंड हायर स्टेट से लोअर स्टेट में भी आ सकता है जब अपनी एनर्जी लूज करता है। सो दिस जंपिंग इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो अगर आपको ये एनर्जी फाइंड करनी है तो यू कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला। RH की वैल्यू आप यही रखिए, N1 लोअर ऑर्बिट होगा और N2 हायर ऑर्बिट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि फाइंड ट्रांजिशन एनर्जी, फाइंड ट्रांजिशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम
हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। एक खास बात और जो मैंने गलती की है, गलती पढ़ाने में नहीं है, गलती में तो वैसी गलती नहीं है, ये जो मैंने एन लिख दिया यहाँ पे, तो आप एच न लिखिए। अगर एन मैंने नहीं लिखा हो तो आई कैन चेंज राइट नाउ और आई मस्ट चेंज इट, है ना। तो अगर मैंने एन नहीं लिखा होता तो इट मीन्स कि वो फिर किसी के लिए भी एप्लीकेबल होता, लेकिन अगर मैंने एन लिखा है तो इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन ओनली, राइट। और वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू वुड बी सेम, बट ये जेड स्क्वायर, उस वैल्यू से जेड स्क्वायर जो है वो आर एच एक है ना, तो आर एच वन होता है, तो इसलिए हमने वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, अब भी चेंज कर देता हूँ, गलती है तो उसे सुधार लेना चाहिए। तो लेट मी चेंज इट नाउ। सो ये एक्चुअली पूरी वैल्यू एक साथ है, ठीक है, मैं उसे ही बदल देता हूँ। सो रिमेंबर इट, है ना। तो आर एच मतलब आर एच हाइड्रोजन के लिए है तो जेड की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन के लिए नहीं है तो जेड लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो आर एच जो लिखा था वो केवल किसके लिए था, और यहाँ से भी मैं आर एच हटा देता हूँ। आर एच जो लिखा था वो केवल हाइड्रोजन के लिए था, लेकिन किसी और के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जेड चाहिए। तो आर एच जो टर्म है वो हटाना होगा आपको। ओके, सो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमें उसे कैसे लेना है। ओके, ऐसे ही नीचे वाले में भी मुझे नीचे वाले जो हम लास्ट ट्रांजिशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसी से मुझे रिकॉल हुआ कि आर एच जो है दिस इज फॉर, आर एच जो है वो हाइड्रोजन के लिए, तो बाकी के लिए क्या करेंगे फिर, तो इसको भी मैं हटाऊंगा। आई एम अगेन रिमूविंग दिस। देखो भाई, है ना, यू कैन सी, ये मैं ही बनाता हूँ, कोई बोल दे कि नहीं हमारा कॉपी कर लिया तो बताना ही पड़ेगा ना कि देखो मैं ही बनाता हूँ, मैंने ही लिखे हैं सब फॉर्मूले, ठीक है। ओके, और आपके लिए ज़्यादा आसान होंगे। बस आप यहाँ आर की जगह पर क्या लगा दो, जेड स्क्वायर लगा दो, तो ये बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। आपको 10 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ओके डन। सो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर हमारा वाला फॉर्मूला रख देता हूँ। ओके, सो अब आप इसको, अब आपने देखा जैसे मैंने क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं किया, तो वी कैन अप्लाई इट फॉर हाइड्रोजन इट इज, ठीक है। बट अगर किसी और के लिए है, सो जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, है ना, मैंने इसको लिखा नहीं हायर टू लोअर, तो N1 विल बी, हम मान लेते हैं लोअर वाला जो है वो 2 है और लोअर वाला हम मान लेते चलिए 1 है, और हायर को हम मान लेते हैं N2 इज 4, तो इसका मतलब है N2 4 से N1 में आ रहा है, तो एनर्जी चेंज, ट्रांजिशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, R की वैल्यू हमें पता है 2.18 इन 10 to the power minus 18, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, तो ऑब्वियसली इट इज फॉर हाइड्रोजन इनटू 1/2 का स्क्वायर। लोअर वाला हमेशा चाहे वो जा रहा हो या आ रहा हो, बस इतना याद रखिएगा, कहने इट इज जंपिंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या करेगा, जंप कर रहा है, बाहर से ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव होगा, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी। और व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वैल्यू आएगी, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो उस कंडीशन में माइनस प्लस कह सकते हो, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव रहेगी। बाकी जहां तक डिफरेंस की बात है वो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करें, सो 4 स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन नाउ यू कैन सॉल्व 1/2.1 इन 10 to the power minus 18, so it will be 1/4 minus 1/16, so it will be what, 12/64। आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, विच इज मैथमेटिक्स, इट इज नॉट केमिस्ट्री, एंड दैट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, आप जिसमें भी ये जूल में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी जगह 13.6 आ जाएगा, इन वेरी प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात और जो मैं यहाँ मुझे कहनी है, चाहे हम बात कर रहे हो इस केस में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात कर रहे हो, चाहे हम ट्रांजिशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये पर एटम होता है, इट इज वैल्यू जूल पर एटम, आई कैन से हियर इज अगेन जो भी वैल्यू आएगी वो पर एटम में होगी। तो अगर हमसे पूछा जाता है पर मोल में कितनी होगी, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 6.023 10 to the power 23 से जूल वाले पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पार्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो यही होगा, फिर आप 6.023 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1313 जनरली जूल पर मोल होता है ये वैल्यू।
किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, बाकी हर केस के लिए आप ऐसे तैयार रह सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट बोर्स थ्योरी एंड कैलकुलेशन ऑफ बोर्स दैट रिलेटेड विद थ्योरी, और मैंने जो एक्सप्रेशन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मेरा मानना है, दिस इज आई शेयर्ड विथ यू। इन नेक्स्ट क्लास again we will discuss the explanation of लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का कैसा था, बोर्स ने सबसे पहले उसे एक्सप्रेस किया था, रदरफोर्ड वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और स्पेक्ट्रम पढ़ने का हमारा मोटो भी वही था। सो विल डिस्कस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन नेक्स्ट क्लास, विच इज अगेन रिलेटेड विद द सेम पोर्शन। सो प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूले जो भी हैं, एटलीस्ट ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। So when you watch this video, please note down the things and try to memorize these formulas. Right? Thank you for today.